Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss practicals of biochemistry for block number 3. इसके अंदर हमारे पास 2 से 3 प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत इजी हैं. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ कार्डियक मार्कर्स. कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं? ऐसे सर्टन डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स या तो आने लग जाते हैं जो पहले नहीं होते, या फिर नॉर्मली उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है और वो ज़्यादा हो जाते हैं इन सर्टन कंडीशंस. तो हम उनकी कंसंट्रेशन मेजर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ऑर्गन का प्रॉब्लम है. ठीक है, लाइक कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स या कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स का लेवल मोर देन नॉर्मल हो जाता है. तो अगर हमें सस्पिशियस है कि उस ऑर्गन में कोई इंजरी है या उस ऑर्गन की कोई डिजीज़ चल रही है, तो हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक कंपाउंड के लेवल्स चेक करते हैं या उस स्पेसिफिक एंजाइम्स के लेवल चेक करते हैं. तो हम अगर उसके लेवल्स मोर देन नॉर्मल आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें पता चल जाता है कि जी उसमें डिजीज़ चल रही है या नहीं है. ठीक है, सो इसलिए हम कार्डियक मार्कर्स फॉर हार्ट यूज़ करते हैं, फॉर हार्ट डिजीज़ेज़. इसी तरह हमारे पास लिवर मार्कर्स भी होते हैं, प्रोस्टेट मार्कर्स भी होते हैं, पैंक्रियाटिक मार्कर्स भी होते हैं जो उनकी डिजीज़ेज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं. ठीक है, अभी हमने पढ़ने हैं कार्डियक मार्कर्स के, इनको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं. ये होते कौन-कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी. Cardiac markers are substances that are released into the bloodstream when the heart is damaged or under stress. They are used as diagnostic tools to assess and monitor various heart conditions, particularly acute coronary syndromes such as heart attacks and unstable angina and heart failure. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसे हम एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता दिया है. ठीक है, वाइवा में क्वेश्चन आता है कि हम कार्डियक मार्कर से क्या करते क्या हैं, क्या यूज़ है इसका क्लिनिकली. सो दिस इज इट्स यूज़. उसके बाद है दीज मार्कर्स आर एसेंशियल इन एडिंग द डायग्नोसिस, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद सस्पेक्टेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स. सम ऑफ द कॉमनली मेजर्ड कार्डियक मार्कर्स इंक्लूड. अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नॉर्मल जो हम कॉमनली कार्डियक मार्कर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. तो हम मायोग्लोबिन मेजर कर सकते हैं, ट्रोपोनिन्स कर सकते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज कर सकते हैं विच इज़ एन एंजाइम, एंड CKMB. ये क्रिएटिनिन काइनेज का ही एक आइसोफॉर्म है, ये मैं ये कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली हार्ट में प्रेजेंट होता है. क्रिएटिनिन काइनेज के हमारे पास 3 आइसोजाइम्स होते हैं, आइसोफॉर्म्स होती हैं. ठीक है, इसमें से जो हार्ट में एग्जिस्ट करती है दैट इज CKMB. तो हम ये स्पेसिफिकली करवाते हैं अगर हमें सस्पिशियस है कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम है. LDH करवा सकते हैं, मायोग्लोबिन अगेन. और हमारे पास होता है BNP, ये बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड होता है. और NT-proBNP होता है एन टर्मिनल प्रो बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. तो ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक है, हार्ट से ये एज एन हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं. ठीक है, और हम इनके लेवल्स चेक करके भी हार्ट की इंजरी को, हार्ट की इसकी ये जो हमने पढ़ा है ऊपर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, उनको कंफर्म कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस. ठीक है, तो ये हमारे पास जी इनका इंट्रोडक्शन हो गया. तो अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करें हैं, हम यहाँ पर सारे डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे अगर इस प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं एस्टिमेशन ऑफ CKMB करेंगे. ठीक है, इस प्रैक्टिकल के अंदर. और फिर इसके बाद हमारे पास है LDH, हम LDH करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास LDH वाला प्रैक्टिकल है और फिर हम इसके सिनेरियोज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम करते हैं CKMB. तो मैंने जैसे आपको बताया CK स्टैंड्स फॉर क्रिएटिन काइनेज. ये एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ में पाया जाता है. इसकी 3 आइसोफॉर्म्स होती हैं, आइसो एंजाइम्स होते हैं. आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? आइसो एंजाइम्स एक एंजाइम की ही डिफरेंट शक्लें होती हैं, यानी थोड़ा थोड़ा उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, बट वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी CK जो डिफरेंट ऑर्गन्स में, लिवर में प्रेजेंट है या हार्ट में प्रेजेंट है या मसल्स में प्रेजेंट है, फंक्शन उसका सेम ही है कि वो क्रिएटिन की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, बट स्ट्रक्चरली थोड़ा थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गन डिफर कर रहा होता है. ठीक है, तो इसके 3 आइसोजाइम्स होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, नेमली CKMB जो कि हार्ट में होता है. ठीक है, उसके बाद CKBB जो ब्रेन में होता है, CKMM जो स्केलेटल मसल में होता है. ठीक है, ये इसकी 3 बेसिक लोकेशंस हैं. व्हेन हार्ट मसल इज डैमेज्ड, as in the case in a heart attack, CKMB is released into the bloodstream. CKMB start rising after 4 hours. और ये क्या बातें हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस. अब क्या होता है कि जब CKMB एक्चुअली क्या करता है, क्रिएटिन की फॉस्फोराइलेशन करवाता है. क्रिएटिन जब फॉस्फोराइलेट होता है ना, तो वो जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा होता है ना, वो आ रहा होता है ATP से. तो हम ATP की एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर कर लेते हैं इन द मसल्स. हार्ट मसल हो गए, स्केलेटल मसल हो गए, ब्रेन के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो गई. ठीक है, अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यही एंजाइम उस क्रिएटिन फॉस्फेट को, रिवर्सिबल एंजाइम होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट को ब्रेक करके क्रिएटिन में कन्वर्ट करता है और वो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, सो जब हार्ट मसल डैमेज होता है, हार्ट मसल के डैमेज होने का क्या मतलब है, कोई पार्ट का इस्कीमिया हो गया, वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए हैं, जब उन सेल्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है CKMB. ठीक है, क्रिएटिन काइनेज भी उनके अंदर होगा, क्रिएटिन फॉस्फेट भी अंदर होगा. तो जब वो सेल्स डैमेज होंगे ना, तो उनके अंदर के कंपाउंड डाइजेस्ट होने लग जाएंगे, ये एंजाइम रिलीज होता जाएगा इन द ब्लड स्ट्रीम और उसके लेवल जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतने ज़्यादा होते जाएंगे. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. उसके बाद जो यहाँ पर बात लिखी हुई है कि
ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसके लेवल्स राइज कब होते हैं, पीक पे कब जाते हैं, फॉल होना कब स्टार्ट होता है। हर जो डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे या मार्कर के तौर पे जो भी आप एंजाइम या कंपाउंड यूज़ करते हैं, उसकी एक पूरा उसका एक साइकिल है। वो एक पॉइंट पर हाई होता जाएगा, फिर वो एक पीक पर पहुंचेगा, फिर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो फॉल करने लग जाएगी, ठीक है। अब फॉल क्यों करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूरिन से एक्सक्रीट होने लग जाता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, पीक पे जाता है, फिर किडनी जो है उसको एक्सक्रीट करने लग जाती है, बिकॉज वो ब्लड में ज़्यादा देर तक ज़्यादा रह नहीं सकता, वो डैमेजिंग हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई। तो अब अगर हम इनकी बात करें सीके, जैसे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर मायोग्लोबिन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आप देखें तो ये आवर्स ऑफ ऑनसेट लिखा हुआ है, यानी कि मायोग्लोबिन वेरी रैपिडली पीक पर जाता है और फिर वेरी रैपिडली जो है वो डाउनफॉल करके बेसलाइन पे आ जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको जो वेरी रैपिडली आफ्टर द एमआई जो चीज़ आपको ब्लड में जिसके लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे, दैट वुड बी द मायोग्लोबिन, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपको ये सी के एम बी राइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और टोटल सी के राइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये राइज़ होगा और सी के एम बी को अगर हम देखें तो फिर ये थोड़ा सा स्लोली राइज करता है और ये फिर अपनी पीक पर आ जाता है, और पीक इसकी होती है ऑलमोस्ट 4 और 5 के इन बिटवीन, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, फिर ये बेस लाइन पे आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रोपोनिन आई का दिखाया हुआ है, ट्रोपोनिन आई भी कार्डियक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है हमारे पास, तो ये भी डैमेज के अंदर लीक होने लग जाती है ब्लड के अंदर, तो ये भी हमारे पास पीक पे गई है और फिर ये इसके वापस बेस लाइन लेवल्स पर आने लग गई है। और अगर आप देखें तो सबसे स्लो जो राइज कर रहा है दैट इज़ द LDH, यानी अगर पेशेंट आपके पास आया है और आपने उसका कार्डियक मार्कर्स कराए हैं और अभी उसके ब्लड में आपको जो है वो LDH की वैल्यू, आपको इनकी वैल्यूज़ पहले पता होती हैं कि इतने आवर्स पर इसकी ये वैल्यू होगी, इतने आवर्स पर ये पीक पर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पीक पर आ रहा है, जिस टाइम पेशेंट आया उस टाइम अगर LDH पीक पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको MI हुए हुए कोई, मतलब अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 से 80 आवर्स के दरमियान हुए हैं, तो यानी 60 से 80 आवर्स के इन बिटवीन उसको टाइम हो चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं उसको MI आया था, ठीक है। इस तरह से इंडिकेट करता है। अगर वो पेशेंट आपके पास आया, आपने कार्डियक मार्कर्स कराए और अभी जो है उसका मायोग्लोबिन की पीक वैल्यू चल रही है, ठीक है, तो आपको ये पता चला कि सब अभी उसका अभी थोड़ी देर पहले उसको MI आया था, फिर आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेन तो नहीं हुई थी, ठीक है। तो सी के एम बी का आपने ये याद करना है, जो जो एंजाइम्स हम पढ़ रहे हैं, सी के एम बी स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद ये राइज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 4 आवर्स के बाद ये थोड़ा सा राइज होना स्टार्ट करता है और राइज होता है, पीक करता है 24 आवर्स पर, 24 आवर्स पर ऑलमोस्ट इसकी पीक होती है और ये बेस लाइन पर 72 आवर्स के दरमियान में रिटर्न कर देता है। यानी 2 दिन बाद अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसका सी के एम बी देखेंगे तो वो तो नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर आपको दूसरे कार्डियक मार्कर्स आप सारे देखते हैं, एक नहीं देखते, कार्डियक मार्कर्स हम सारे चेक कराते हैं जब करवाते हैं तो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने टेबल की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये मसल्स को भी इंडिकेट कर सकता है, स्केलेटल मसल्स को और कार्डिक मार्कर्स को भी, तो ये हम स्पेसिफिकली हार्ट के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये सबसे अर्लीस्ट होता है, ठीक है। और मसल डैमेज के लिए अगर आप सबसे अर्लीस्ट पूछा जाए फॉर मसल डैमेज जनरली, तो आपके पास मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक और हार्ट के लिए पूछा जाए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सी के एम बी और ट्रॉप्स और ट्रॉप्स आते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। जो LDH होता है वो सबसे देर से होता है, ठीक है। और कौन कौन से मार्कर्स यहाँ पर लिखे हैं, मायोग्लोबिन 2 to 3 आवर्स में राइज करता है, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन एक और है, वो भी 2 to 3 आवर्स में राइज करती है, ठीक है। उसके अलावा मायोसिन है, ये 3 to 6 आवर्स में राइज करेगी, सी के एम बी 4 to 6 आवर्स में करेगा, सी के बी 4 to 6 आवर्स, ट्रॉप टी 4 to 6 और AST जो है दैट इज़ 8 to 12 और LDH भी 8 to 12 आवर्स में। यानी ये आपको, यानी अगर सुबह उसका MI हुआ है तो आपको रात को राइज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, नोटिसेबली। और पीक पर ये कब जाते हैं, पीक इनकी होती है मायोग्लोबिन की 8 से 10 घंटों में। आपने याद किस किस का करना है, मायोग्लोबिन का करना है, CKMB का करना है, इसके अलावा LDH का करना है, ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। AST का भी करना है, अभी हमने आगे AST के भी प्रैक्टिकल्स करने हैं, बट अभी कार्डियक मार्कर्स अगर हम डिस्कस करें तो कार्डियक के लिए जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स है ना, AST भी हो सकता है, ट्रोपोनिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा CKMB करवाते हैं क्योंकि वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है सबसे स्पेसिफिक, या LDH करवा सकते हैं। LDH भी मसल्स में पाया जाता है और ये हमारे लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू CKMB इसलिए होता है क्योंकि बहुत लेट हमें जाकर रीडिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया किस किस का याद करना है, CK टोटल का भी याद कर लीजिएगा। ऑल राइट, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब हम इसको मैयर कैसे करते हैं ब्लड के अंदर, तो वो सारा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी ब्लॉक 1 और 2 की वीडियो सुनी है तो फिर आपको प्रिंसिपल वगैरह जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, जो है मैं आपको नॉर्मली जो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है वो बताऊँगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर आपको ब्लॉक 2 की जो फर्स्ट वाली वीडियो है एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन्स वो वाली देखें, उसके मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक 1 वाली वीडियोज़ में भी। सो
थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी जितना रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्योंकि लाइट के ज़रिए से हम कलर जो सोल्यूशन के अंदर जो हमारा अननोन कंपाउंड होता है उसके अंदर उसको हमें कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और उस कलर कंपाउंड के नतीजे में जो कलर प्रोड्यूस होता है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम वो एब्जॉर्बेंस मुहैया करते हैं, उससे जितनी ज़्यादा वो कलर प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, उतना ज़्यादा वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा उस सैंपल में, उस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। वो एंजाइम भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल में हमने कोई कलर्ड कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, वो कलर्ड कंपाउंड हो सकता है ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर जो ब्लड के अंदर, क्योंकि सैंपल तो हमारा ब्लड ही है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, उसके ज़रिए से भी हो सकता है, या हो सकता है हमें खुद कुछ ऐसी चीज़ें देने पड़े, कुछ एंजाइम देना पड़े जो उसको एक कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इन केस ऑफ कंपाउंड, और एंजाइम के लिए हम उसका सबस्ट्रेट को ऐसा देंगे जिसके नतीजे में एक कलर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने पिछले प्रैक्टिकल्स में भी बताया था ब्लॉक 1 और 2 में कि जो एंजाइम होता है ये आपने हमेशा याद रखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन मुहैया कर रहे होंगे तो आपने एक टेस्ट ट्यूब यूज़ करनी है, और जब कोई कंपाउंड होगा, कोई भी और कंपाउंड, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, हमने जैसे प्रोटीन तो एल्बुमिन किया था, तब आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करनी है, सैंपल, स्टैंडर्ड और ब्लैक। ठीक है, लेकिन ये एंजाइम है, क्योंकि CKMB एंजाइम है तो इसमें हम एक ही टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे। तो बेसिक प्रोसीजर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? एन एंटीबॉडी टू द एंटी CKM इनहिबिट्स कंप्लीटली CKMM एंड सब यूनिट M ऑफ द CKMB। द एक्टिविटी ऑफ नॉन इनहिबिटेड CKB सब यूनिट इज देन एसिड बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो हम एक एंटीबॉडी भी देते हैं। वो एंटीबॉडी क्या करती है? CKM के ख़िलाफ़ होती है, CKM के अगेंस्ट होती है। तो हमें चूँकि CKM जो है वो मसल्स के लिए होता है मोस्टली, तो हमने CKB को बेसिकली कैलकुलेट करना है सैंपल के अंदर। तो जो CKM वाला, CKMM ब्लड के अंदर भी होता है, CKMB भी होगा, CKBB भी होगा। तो जो CKMM है वो भी ख़त्म हो जाएगा, CKMB का जो M कंपोनेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं आएगी। बट द एक्टिविटी ऑफ नॉन इनहिबिटेड CKB सब यूनिट, उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे जो रिएक्शंस आगे दिए हुए इनकी मदद से। अब क्या रिएक्शन है? ओके, फॉस्फोक्रिएटिनिन प्लस ADP, जो सिंपल क्रिएटिन काइनेज का रिएक्शन होता है। फॉस्फोक्रिएटिनिन बना हुआ था, उसके साथ ADP मिला, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया, ATP बन गया और क्रिएटिन सेपरेट हो गया। ठीक है, फिर हमने इस ATP के साथ ग्लूकोज ऐड की, ये ग्लूकोज हमने खुद डाली है सोल्यूशन के अंदर। फिर ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज ने कैटालाइज किया और ये कन्वर्ट हो गया ADP प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है इसके साथ हमने NADP को अटैच किया, और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। साथ में NADPH बना है और H पॉजिटिव बना है। इस रिएक्शन के अंदर द रेट ऑफ NADPH फॉर्मेशन मेजर्ड फोटोमेट्रिकली। अब जितना ज़्यादा NADPH बनेगा इस रिएक्शन के अंदर इज़ प्रोपोर्शनल टू द कैटालिटिक कंसंट्रेशन ऑफ CKB प्रेजेंट इन द सैंपल। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास CKB करा रहा है, तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा CKB होगा उतना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा ATP बनेगा, उतना ज़्यादा ATP ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर ADP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, उतना ज़्यादा G6P जो है वो NADP के साथ मिलकर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट और NADPH बनाएगा। ये जो NADPH है इसकी कंसंट्रेशन हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर मेजर करते हैं फोटोमेट्रिकली, यानी एब्जॉर्बेंस के ज़रिए से, और फिर जितना ये ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमें पता चल जाता है कि CKB प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। ठीक है, अभी वो हम फॉर्मूला भी हमने जो यूज़ किया था वो यूज़ करके कंसंट्रेशन कैलकुलेट भी करेंगे। रिएजेंट्स जो कि एडिशनल कंपाउंड है, जैसे ब्लड के अंदर ADP ATP तो होगा, बट ये हेक्सोकाइनेज, G6PDH और NADP ये सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे? और एंटीबॉडीज़ वाला सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करना है, तो वो रिएजेंट के अंदर हम डालते हैं और वो रिएजेंट हम टेस्ट ट्यूब के अंदर खुद ऐड करते हैं। ठीक है, उस रिएजेंट्स में क्या क्या है? 3 रिएजेंट्स हैं, 2 रिएजेंट्स हैं, R1 एंड R2, और हमारे पास CK का कंट्रोल सोल्यूशन है। कंट्रोल सोल्यूशन इज़ ऑप्शनल। ठीक है, इसको हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। R1 क्या है? बफर है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो हम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कैटालाइज करें, यहाँ पर हमने ब्लड सैंपल लेकर उसको आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कैटालाइज करवा रहे हैं ना, ये रिएक्शन, तो हमें बफर चाहिए होता है टू मेंटेन द pH, जो कि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम बफर डालते हैं। यहाँ पर बफर में क्या क्या है? इमीडाजोल बफर है जो कि 6.7 pH को मेंटेन करेगा। उसके अलावा हम इस बफर के अंदर ग्लूकोज ऐड है जो कि हमें रिएक्शन में चाहिए है, जो हमने इधर ऊपर पढ़ी है ये ग्लूकोज, ये भी हमने R1 में बफर के साथ ऐड किया है, मैग्नीशियम एसीटेट भी ऐड किया है और EDTA भी ऐड किया है। ठीक है, एज एन एंटीकोएगुलेंट। उसके बाद R2 में हमारे पास क्या है? एंटी CKM एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हमने डाली हैं। इम्यूनो इनहिबिशन काइनेटिक टैबलेट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने CK का M कंपोनेंट जो है उसको शट डाउन कर देना है। उसके बाद ADP डाला है, AMP डाला है, डायजीनोसिन 5 पेंटाफॉस्फेट डाला है,
ठीक है। उसके अलावा NADP हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये एक्चुअली। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डाला है, N-एसिटाइलसिस्टीन डाला है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट डाला है। ये कुछ एक्सेसरी कंपाउंड्स हैं जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट्स हैं। तो ये सारा कुछ हम R2 के अंदर हमने प्रोवाइड किया है इन दीज कंसनट्रेशंस। ये कंसनट्रेशंस एग्जाम में नहीं पूछते, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की क्या सेटिंग सेट करनी है। वेवलेंथ होगी इस रिएक्शन की 340 नैनोमीटर्स, यानी जो लाइट फॉल करेगी सोल्यूशन के ऊपर उसकी वेवलेंथ है ये। थर्मोस्टेटिक बाथ टेम्परेचर क्या होना चाहिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इन्वायरमेंट का 37, और मास्ड क्यूबिट्स यानी क्यूबिट्स का जो डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास जो है वो लाइट सोर्स से, तो वो 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग रिएजेंट कैसे बनेगा, ये जो रिएजेंट्स हैं ये अभी अलग अलग हैं, इनको हम मिलाकर एक रिएजेंट बनाएंगे जो हम रिएक्शन जो एक्चुअली रिएक्शन कैटेलाइज कराएगा उसको हम वर्किंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने कैसे बनाना है, डिजोल्व 1 टैबलेट ऑफ R2 इन 1 वाइल ऑफ R1। वाइल्स मिलती हैं, आप उस वाइल के अंदर पहले R1 डालेंगे, ठीक है, और फिर आपने उसमें R2 का टैबलेट्स की फॉर्म में होता है वो, ठीक है। अभी हमने इधर ऊपर पढ़ा है इम्यूनो इनहिबिशन काइनेटिक टैबलेट्स हैं, उसकी एक टैबलेट डालेंगे, फिर उसको मिक्स करें, उसको कैप लगा के मिक्स करेंगे टू डिजोल्व द कंटेंट्स। और स्टेबिलिटी कितनी देर तक ये वर्किंग रिएजेंट वर्क कर सकता है, 8 दिन तक एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप इतने टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो 8 डेज तक वर्क करेगा, या 24 आवर्स के लिए एट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये उसकी स्टेबिलिटी बताई हुई है। उसके बाद स्पेसिमेन में आप सीरम या प्लाज्मा लेंगे। प्रोसीजर, अब हमारे पास आ जाता है कि हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है। आपने 1 ml ऑफ आपने एक टेस्ट क्यूबिट ली, ठीक है, उसके अंदर आपने 1 ml वर्किंग रिएजेंट डालना है और 40 माइक्रोलीटर सैंपल के डालने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। इसी प्लेलिस्ट में ब्लॉक 3 के प्रैक्टिकल्स के मैंने माइक्रोपिपेट को यूज़ करने का भी तरीका डाला हुआ है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए से आपने जो है वो क्यूबिट के अंदर दोनों चीज़ें डालनी है, फिर उनको आपने मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है फॉर 10 मिनट्स। फिर आपने अब ये आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने उसकी एक एब्जॉर्बेंस ली और फिर आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, दैट वुड बी द A1 और इनिशियल एब्जॉर्बेंस। फिर आपने 5 मिनट्स के बाद A2 लेनी है, फिर आपने इन दोनों को माइनस करके एवरेज जो है वो एब्जॉर्बेंस निकाल लेनी है, डेल्टा डिफरेंस निकाल लेना इनका। उसके बाद क्या करना है, वो जो डेल्टा ए आपके पास आया है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, हर सिस्टम का फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी CKMB की। और एंजाइम कंसनट्रेशन जब भी आप ये करते हैं तो उसके यूनिट्स होते हैं यूनिट्स पर लीटर U/L, तो ये लाजमी याद रखना है, मिलीग्राम पर DL नहीं बताना है, ब्लंडर होगा ये ड्यूरिंग हॉस्पी। और राइट, नॉर्मल वैल्यू क्या है अडल्ट के अंदर, इट इज़ लेस देन 25 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है पीक पर कब जाएगा, और ये वाला टाइम भी आपने टाइम स्पैन भी नोट करना है। उसके बाद बताया हुआ है कि ये रेज हो तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, मायोकार्डाइटिस है, कार्डियक सर्जरी है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है इट इज़ एक्यूट डैमेज टू द हार्ट मसल एज सीन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। उसके बाद है मायोकार्डाइटिस, एक्यूट डैमेज टू द हार्ट मसल एज सीन इन MI, ठीक है, पहली कॉमन कॉज यही है। उसके बाद मायोकार्डाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल। उसके बाद है कार्डियक सर्जरी के केस में सर्टन कार्डियक प्रोसीजर सच एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्टिंग एंड ओपन हार्ट सर्जरी, इसके नतीजे में क्या हो सकता है, फॉर टेम्पररी एलिवेशन ऑफ CKMB हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी CKMB की कैलकुलेशन। इसमें जो है आपसे प्रोसीजर प्रिंसिपल, रिएजेंट्स, प्रोसीजर पूछा जा सकता है, वेवलेंथ और सेटिंग्स और वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाया है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये टाइम जोन पूछा जा सकता है कि इसका राइज कब होना स्टार्ट करती है, पीक पे कब जाता है, और फिर बेस लाइन पर कब आता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एलिवेशन यानी इतने देर तक ये एलिवेट रहेगा और फिर ये बेस लाइन पर वापस आने लग जाएगा। ऑल राइट, तो ये आपने इस चीज़ से देखकर लर्न कर लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं LDH पर, ठीक है। मैं एक ही वीडियो में ये पूरा, क्योंकि आपके एलोज में ही पूरा इकट्ठा लिखा हुआ है, तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारा जो है वो करवा दूंगी। LDH पर आ जाते हैं, इसको कैसे हमने एस्टिमेट करना है। इट इज़ एन एंजाइम दैट इज़ फाउंड इन नियरली ऑल लिविंग सेल्स। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टेट ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये आपको पता है कि ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, पायरूवेट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टेट के अंदर, एंड द रिवर्स रिएक्शन, ये भी रिवर्सिबल होता है, विच इज़ द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट बैक टू द पायरूवेट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसको वापस भी कर देता है अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो। LDH इज क्रूशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स एज इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ NADH to NAD रेशियो redox state which is essential for various metabolic processes। अब इसके 5 आइसोजाइम्स होते हैं या आइसोफॉर्म्स होती हैं जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। M मसल सब यूनिट होता है और H हार्ट सब यूनिट होता है, ठीक है। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, यानी यूजुअली क्या होता है कि एक
के अंदर आपके पास H भी होगा, M भी होगा, ठीक है। और हो सकता है किसी में H हो, किसी में M ना हो। अभी हम वो देखते हैं कि कैसे होता है। LDH1 है, LDH2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इनकी लोकेशंस, इनकी जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसके अंदर 4 H फॉर्म्स हैं, ठीक है, हार्ट वाली। इसके अंदर 3 हार्ट वाली है और 1 मसल वाली फॉर्म है, सब यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर 2 हार्ट एंड 2 मसल सब यूनिट्स हैं। इसके अंदर 1 हार्ट एंड 3 मसल सब यूनिट्स हैं। और लास्ट वाले के अंदर 4 चारों ही मसल सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है इसकी कंपोजिशन आइसोफॉर्म्स की। अब ये कहाँ लोकेशन क्या है इनकी। जो LDH1 है, इट इज प्रेडोमिनेटली फाउंड इन द हार्ट एंड रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद जो सेकंड वाली है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, किडनीज एंड पेंक्रियाज। थर्ड वाली लंग्स एंड लिम्फोइड टिश्यूज। फोर्थ वन स्केलेटल मसल, लिवर। और लास्ट वाली भी लिवर और स्केलेटल मसल में पाई जाती है, ठीक है। 4 और 5 वाली तो लिवर और स्केलेटल मसल में है। फर्स्ट वाली हार्ट है तो वो हार्ट के साथ रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। सेकंड और थर्ड वाले का आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, LDH कैन बी एलिवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द हार्ट मसल, ठीक है। आपके पास हार्ट मसल के केस में LDH राइज कर सकता है, बट मैंने वही आपको ग्राफ में बताया था, ये सबसे एंड पे राइज करना स्टार्ट करता है। एलिवेटेड LDH लेवल्स कैन अकर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ MI, ठीक है, टिपिकली विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। ये राइज करना शुरू कर देता है, बट पीक पे कब जाता है, 304 दिनों के बाद, ठीक है। ये इन्होंने लिखा विद इन 2 to 3 डेज, रिटर्निंग टू नॉर्मल विद इन 10 to 14 डेज। तो ये इसका भी टाइम जोन अभी याद करना है। ये जो टाइम जोन है अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहे तो इट्स ओके, अभी हम आगे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसकी जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रिंसिपल। So what is the principle for the estimation of LDH? Kinetic determination of LDH according to the following reaction. Reaction क्या है, वही नॉर्मल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें पायरुवेट के साथ NADH हम यूज़ करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ LDH ये कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टेट प्लस NAD में। इस रिएक्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि या तो हम पायरुवेट और NADH प्रोवाइड कर देते हैं। NADH जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, या तो हम ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं और हम इन दोनों की प्रोडक्शन देखते हैं। NAD इज़ नॉट लाइट एब्जॉर्बिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली 100% पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे और रिएक्शन के एंड में जो है वो 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा NAD होता जाएगा उसकी कंसनट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम जो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा NAD प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है कि LDH उतना ज़्यादा वर्क कर रहा है, उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर LDH की। और वाइस वर्सा क्या है कि अगर हम लैक्टेट और NAD प्रोवाइड करें इस रिएक्शन के अंदर, रिएजेंट्स के अंदर, तो जितना ज़्यादा NADH प्रोड्यूस हो जाएगा इसका मतलब एट 340 नैनोमीटर हम ये कर रहे होते हैं, तो उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो लाइट एब्जॉर्ब होगी और उस तरह से हम जो है वो मैयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन में हम जो है रिएजेंट्स के अंदर क्या डाल रहे हैं, फॉस्फेट बफर डाल रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया क्यों ज़रूरी होता है फॉर मेंटेनिंग pH। पायरुवेट डाला, सोडियम अजाइड डाला, ये R1 के कंपोनेंट्स हैं। वी हैव 2 रिएजेंट्स, तो R2 के अंदर क्या है, वी हैव NADH और हमारे पास प्रेजेंट है सोडियम अजाइड, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास अब NADH की स्टार्ट में अब्जॉर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी जितना ज़्यादा LDH जो है वो प्रेजेंट होगा हमारे पास। उसके बाद है वर्किंग रिएजेंट हमने कैसे बनाना है। इसमें रिएजेंट्स चूँकि 2 हैं तो दोनों को हमने मिक्स करके एक वर्किंग रिएजेंट बनाना है जो कि हम उस वक्त रिएक्शन के अंदर ऐड करेंगे। सो वो कैसे बनेगा, वी हैव टू मिक्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ बॉटल R1 विद 1 वॉल्यूम ऑफ बॉटल R2, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में किया है CK वाले में। इसमें भी हमने R2 की बॉटल का 1 वॉल्यूम लेना है, यानी रेशो 4:1 होनी चाहिए, आप कंसनट्रेशन कोई भी ले सकते हैं। तो 1 वॉल्यूम आपने R2 का लेना है और उसमें 4 वॉल्यूम्स आपने R1 बॉटल के डालने, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू लाइट, स्टेबिलिटी 8 वीक्स तक ये स्टेबल रहेगा वर्किंग रिएजेंट, उसके बाद 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद ये आपके लिए जो है वो उतना यूज़फुल नहीं रहेगा, इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो भी एट दिस टेम्परेचर रहेगा, तो अदरवाइज़ जो है ये आपके लिए नहीं रहेगा स्टेबल। उसके बाद स्पेसिमेन क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉन हीमोलाइज सीरम, ठीक है, ऐसा सीरम जिसके अंदर हीमोलिसिस ना हुई हो। हीमोलिसिस का मतलब है ब्लड सेल्स ना टूटे हुए हों, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर हीमोलाइज सीरम लेंगे तो उसके अंदर ब्लड सेल्स के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे अंदर डिस्पर्स्ड होंगे, तो वो हमें उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देंगे। हेपरनाइज प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा प्लाज्मा जो कि क्लॉट ना हुआ, उसके अंदर आपने हेपरिन डाली, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स क्या आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सेंड करनी है, 340 नैनोमीटर वेवलेंथ होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ, टेम्परेचर, ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ।
पिछले प्रैक्टिकल में भी सेम ही था। प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स और कंपाउंड्स वाले प्रैक्टिकल के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इसमें भी हमने एक ही टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 0.2 ml या 20 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। सीरम जो आपने सैंपल है, सैंपल का सीरम वो डालना है। 1 ml वर्किंग रिएजेंट जो आपने बनाया है वो डालना है। फिर आपने उनको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए, ठीक है। इंक्यूबेशन करने के बाद आपने उनको मिक्स करना है। नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में हम मिक्स पहले करते हैं, देन इंक्यूबेट करते हैं। यहाँ पर आपने इंक्यूबेट करने के बाद मिक्स करना है और फिर आपने उसको स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। पहली एब्जॉर्बेंस आपने 30 सेकंड्स पढ़ लेनी है, आपने उसको ए नॉट कर देना है। पिछले प्रैक्टिकल में हमने एब्जॉर्बेंस ए फर्स्ट लेने के बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी, ठीक है। इसमें आपने पहले एब्जॉर्बेंस लेनी है, पहले स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है मिक्स करने के बाद, और फिर फ़ौरन आपने 30 सेकंड के बाद फर्स्ट एब्जॉर्बेंस लेनी है, ए नॉट कह देना है उसको, और फिर आपने 1 2 3 मिनट्स पर 3 एब्जॉर्बेंसेस लेनी है, उनको A1 A2 और A3 लेबल कर देना, ठीक है। क्योंकि इसका हम जो है वो फिर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है इधर नहीं लिखी हुई, बट मैं आपको बता देती हूँ। आपने मीन एब्जॉर्बेंस चेंज लेनी है पर 1 मिनट, यानी आप इनका मीन लेंगे तीनों का, ठीक है। क्योंकि 3 मिनट्स में लिए हैं तो आप A1 A2 A3 और इनको ऐड करेंगे और फिर आप इनका मीन लेंगे, ठीक है। ALT एस्टिमेशन में कैसे हुआ था मैं वहाँ से आपको बता देती हूँ, वहाँ क्या हुआ था, किस तरह से हमने मीन निकाला था, ठीक है। ये मैं आपको भी बता देती हूँ। फिर वो जो मीन आएगा आपने उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। फैक्टर इस केस में क्या है 8095, इससे आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी LDH की यूनिट्स पर लीटर में। ऑल राइट, अब हम वो देख लेते हैं कि हमने इसका मीन कैसे निकाला है। ऑल राइट, ठीक है। तो आपने मीन कैसे निकालना है ये देखें। कैलकुलेट चेंज इन एब्जॉर्बेंस पर मिनट बाय सब्सट्रैक्टिंग A2 फ्रॉम A1। आपने A2 माइनस A1, ठीक है, A1 माइनस A2 और फिर A2 माइनस A3, और फिर आपने इनके रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। हमारे पास चूँकि A नॉट भी है तो फिर आपने A नॉट माइनस A1 भी करना है। A नॉट माइनस A1 प्लस A1 माइनस A2 देन A प्लस A2 माइनस A3। इस तरह से करके आपने इनके सम को 3 से डिवाइड करना है, बिकॉज वी हैव 3 रीडिंग्स। ऑल राइट, और फिर इस तरह से आपके पास जो है वो हमारे पास एक तो 3 रीडिंग भी और हमने ये 1 मिनट के गैप से लिए, टोटल 3 मिनट्स में, तो इस वजह से भी हम 3 पुट करेंगे। सो दैट्स हाउ कि हम जो है वो एवरेज और मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर आपने उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद वी हैव नॉर्मल वैल्यू ऑफ LDH। अडल्ट के अंदर 240 to 480 यूनिट्स पर लीटर इज़ अ नॉर्मल वैल्यू। बच्चों के अंदर मेल्स और फीमेल में 580 to 764 से लेस देन तक होती है, यानी इनसे कम ही होती है। उसके बाद प्री मैच्योर्स के अंदर 1103 तक होती है। रेज LDH किन किन कंडीशंस में हो सकता है अदर देन MI, ठीक है। MI तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड इट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हम कार्डिक मार्कर्स पढ़ रहे हैं, तो MI इज़ द बेसिक मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस दैट वी मेड थ्रू दीज CK एंड LDH, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें डायग्नोस कर सकते हैं आप? टिश्यू डैमेज और इंजरी इंक्लूडिंग ट्रॉमा है, सर्जरी है, या कोई मसल इंजरी है, हेमोलिसिस, लिवर डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर ट्यूमर्स। हेमोलिसिस इसलिए क्योंकि हेमोलिसिस के अंदर क्या होता है, सारे RBCs टूट जाते हैं, सारे उसके कंपोनेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड में, और जो है वो LDH भी रिलीज़ होने लग जाएगा, बिकॉज LDH RBCs के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था इसका सेकंड वाली आइस फॉर्म आई गेस RBCs में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है पल्मोनरी डिजीजेस, और हमने नॉन हीमोलाइज सीरम इसलिए भी लिया था क्योंकि अगर आप हीमोलाइज सीरम लेंगे तो उसमें RBCs वाला LDH भी होगा, तो वो आपको हार्ट की तरफ उतना लेकर नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए भी हम नॉन हीमोलाइज सीरम यूज़ करते हैं। लिवर डिजीज़ में हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर ट्यूमर्स। पल्मोनरी डिजीज़ हैं पल्मोनरी एम्बलिज्म, निमोनिया, पल्मोनरी इन्फेक्शन, यानी जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होता है LDH, वहाँ की पैथोलॉजी जो है ये इंडिकेट कर सकता है, और उनकी पैथोलॉजीज़ में इसके लेवल्स मोर देन नॉर्मल हो सकते हैं। कैंसर्स हैं इंक्लूडिंग लिम्फोमा, ल्यूकीमिया एंड अदर मैलिग्नेंसीज। लिम्फोमा होता है B सेल्स का कैंसर होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया है अनदर मैलिग्नेंसीज। किडनी डिजीजेज सच एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक्यूट किडनी इंजरी। इन्फेक्शियस डिजीजेज इंक्लूडिंग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है और एनसेफेलाइटिस है। ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। मसल डिजीजेज सच एज मस्कुलर डिस्ट्रोफीज और रैमडोमायोलिसिस, यानी मसल डिजीज़ में भी आप जनरली याद रख सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस में हो सकता है, बोन फ्रैक्चर्स में और दूसरे टिश्यूज डैमेज में, स्केलेटल इंजरीज में जो है LDH के लेवल्स रेज हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज आवर प्रैक्टिकल अबाउट LDH। अब हम जो है इसके कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि डायग्नोसिस में किस तरह से हमें जो है ये हेल्प कर सकते हैं। So we have first scenario as here. A 45-year-old male presents to the clinic for a routine checkup. He has a family history of cardiovascular disease. सबसे पहली हिंट आपको ये मिल गई, with both his father and elder brother having experienced heart attacks in their early 50s. The patient reports no significant symptoms apart from skin lesions around eyes, but is concerned about his health due to family history. So you can now interpret what kind of situation is it. He mentions a diet high in processed foods and minimal exercise due to his sedentary job. Vital signs are within normal limits. Corneal arcus and xanthelasma were found in general physical examination. Corneal arcus होता है, कॉर्निया है ना,
इधर तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इधर ज़ेंथेलेस्मा क्लियर नज़र आ रहा है। ये जो आपको स्वेलिंग आइज़ के साइड पर ऊपर नीचे यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रही है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इस कंडीशन को हम ज़ेंथेलेस्मा कहते हैं। कॉर्नियल आर्कस क्या होता है? कॉर्नियल आर्कस में हमारे पास येलोइश या वाइटिश सा ना इधर कॉर्निया के अंदर आपको एक लाइन सी नज़र आती है, बड़ी बारीक सी। इस डायग्राम में इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, इस तरह की होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्नियल आर्कस, आर्क लाइक बन जाता है, ठीक है। और वो भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से होता है। तो यू नो कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज अ रिस्क फैक्टर, इज अ कॉज फॉर हार्ट डिजीज। तो ये उसकी तरफ हमें लीड कर रहा है। उसके बाद है रेस्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल, यानी इसमें कोई खास बात नहीं थी। हिज लिपिड प्रोफाइल इज गिवन इन द टेबल, ऑल अदर टेस्ट आर विद इन नॉर्मल रेंज। अब अगर हम इसकी लिपिड प्रोफाइल देखें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल रेज है, एलडीएल रेज है और एचडीएल कम है नॉर्मल से, ठीक है, और टैग्स भी रेज हैं। तो ये हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया का डायग्नोसिस बता रहा है। और फैमिली हिस्ट्री उसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की है, तो ही हैज़ अ रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, इस वक्त उसको एमआई नहीं हुआ, ठीक है। अभी वो एमआई से पहले ही प्रेजेंट कर रहा है, तो ही हैज़ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, बट उसको एमआई हो सकता है। इस पेशेंट में भी अगर आप एलडीएल के लेवल्स भी आप अभी उसको एमआई हुआ नहीं है, ठीक है, बट अगर उसको एमआई हो जाए तो आपको फिर एलडीएल के लेवल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एलडीएच और सी के, ठीक है, ये उससे थोड़ी सी पहले की स्टेज है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर आएँ तो इसमें क्या है, A 40 years old male presents to his primary care physician for a routine checkup. He reports a family history of elevated lipid levels, with several family members experiencing premature cardiovascular events. The patient mentions occasional episodes of abdominal pain, which he attributes to his dietary habits. He also complains of some skin lesions. He reports no significant exercise routine and admits to consuming a high diet in refined carbohydrates and saturated fats. और वाइटल साइंस नॉर्मल हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्रॉप्स ऑफ फिर्म येलो रेड पेप्यूल्स जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पेशेंट्स नेक, bilateral extremities and buttocks, suggestive of eruptive xanthomas. स्किन पर और किसी जगह पर बने कोलेस्ट्रॉल के तो उसको हम xanthomas कहते हैं, और वो इरप्ट हो जाएं तो उनमें से ब्लड वगैरह हो सकता है, तो इस तरह की कुछ अपीयरेंस बनती है। आपने बताना है डायग्नोसिस क्या है। अगेन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्स की कंसनट्रेशन और ये लैब रिपोर्ट्स भी उसकी यही बता रही हैं, ठीक है। और उसकी ब्लड ग्लूकोज क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो कार्ब डाइट, उसकी डाइट कार्ब में भी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इसकी ग्लूकोज भी हाई है। तो इसमें भी डायग्नोसिस हमारा सिंपल सा यही है। नेक्स्ट पर आएँ तो अब ये उससे रिलेटेड आ जाता है। 55 ईयर, अब इसको गौर से आपने पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। 55-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट 6 PM विद अ कंप्लेंट ऑफ सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। अब तो 6 बजे आया है, टाइम इज़ इंपॉर्टेंट हेयर, और उसको चेस्ट पेन हो रही है रेट्रोस्टर्नल, दैट स्टार्टेड अराउंड 10 AM अर्लियर। 10 बजे सुबह स्टार्ट हुई थी और वो शाम के 6 बजे आया है। द पेन इज डिस्क्राइब्ड एज क्रशिंग एंड रेडिएट्स टू हिज लेफ्ट आर्म। पता चल गया आपको कि ये एमआई की पेन है, क्योंकि वो रेडिएट कर रही है लेफ्ट आर्म के अंदर। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स एसोसिएटेड नोजिया एंड डायाफोरेसिस, एक्सट्रीम स्वेटिंग को कहते हैं डायाफोरेसिस। द पेशेंट डिड नॉट टेक एनी मेडिकेशन फॉर द पेन बिफोर अराइविंग एट द हॉस्पिटल। ऑन एग्जामिनेशन बीपी उसका कम है, पल्स जो है वो ज़्यादा है, और रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज नॉर्मल। अब अगर हम लैब रिपोर्ट देखें तो एचपी आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, टीएलसी थोड़ा ज़्यादा है, ड्रॉप आए काफ़ी ज़्यादा है, CKMB काफ़ी ज़्यादा है, LDH काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपने LDH की नॉर्मल कंसनट्रेशन भी पढ़ी थी और आपको CK भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसको कितने घंटे हुए हैं, 6 to 10 आवर्स में, 10 to 6, तो 10 to, सो उसको 8 घंटे हो। तो CKMB उसका ज़्यादा राइज़ है और LDH राइज़ हो रहा है। LDH अभी थोड़ा करीब है, 500 ऑलमोस्ट इसकी नॉर्मल वाली है, अभी वो 600 हुआ है, बट CKMB ज़्यादा राइज़ है। एक तो आपको इससे पता लग रहा है कि MI उसको टाइम कितने देर पहले हुआ था, और पेशेंट ने ये खुद बता भी दिया, यानी अभी LDH उतना राइज़ नहीं कर रहा। LDH आपको पता है 24 आवर्स तक राइज़ करता है, और CKMB 4 to 6 आवर्स में, 4 to 8 आवर्स में राइज़ करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। ARC जो है वो आपने लास्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर इंक्लूड है, वहाँ पढ़ा था। सो टिपिकल इंडिकेशन ऑफ MI जो आर डायग्नोसिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। अभी अगर ये सिनेरियो आपको पेपर में आता है तो आपसे क्या पूछेंगे, डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, वेरी इजी, आपको पता चल गया। फिर अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं नीचे LDH को या CKMB जो कि इस ब्लॉक का सिलेबस में है, तो वो आपसे इन दोनों का नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, या साथ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या है LDH को कैलकुलेट करने का, प्रोसीजर क्या है CK को कैलकुलेट करने का, या इनकी पीक वैल्यूज़ किस टाइम पर आती हैं, कितने घंटों में आती हैं, ये सारे क्वेश्चंस एसोसिएट हो सकते हैं विद द डायग्नोसिस और विद द सिनेरियो, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद अगला सिनेरियो पढ़ें तो 65-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन वो भी प्रेजेंट किया विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। द पेशेंट रिपोर्ट्स अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस एंड हैवीनेस इन द चेस्ट स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी along with episodes of diaphoresis and palpitations. He denies any recent medication changes or specific triggers for the symptoms.
हमारे कॉजेज़ हमारे पास डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आ रहे हैं, ठीक है। वाइटल साइंस बताए हुए हैं, अदर साइंस विच आर प्रेजेंट, डायफोरेसिस है, पैलर है, बायोबेजुलर क्रैकल्स इन द लंग फील्ड्स, ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स पर दोनों साइड्स पर आप उनको एक स्पेसिफिक क्रैकल साउंड होती है जो ऑस्कल्टेशन पर सुनाई देती है, वो एक उन्हें सुनाई दे रही है, ठीक है। अब आप इसका लैब रिपोर्ट्स देखें तो HB नॉर्मल, TLC नॉर्मल है, ट्रॉप आई ज़्यादा है, CKMB, अब देखें CKMB यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। LDH भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और AST आपके पास वो भी ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये इस तरह से इंडिकेटिव तो हो गया कि उसको MI ही हुआ है, मज़ीद इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा टाइमिंग वगैरह का, बट बिकॉज ये पेशेंट बहुत अभी जल्दी ही आ गया, अभी उसको उतना सीवियर MI हुआ ही नहीं है, उसको चेस्ट टाइटनेस होती है और वो भी फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स वाई उसके लेवल्स आपको थोड़े थोड़े राइज करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगेन। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्डियक मार्कर्स। ये हमारे पास कार्डियक मार्कर्स वाला प्रैक्टिकल था। लैदा भी आ सकता है, इकट्ठे भी मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया मिक्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है हमारा PH मीटर, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।